गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज 15 जुलाई है और मैं राजवंत यादव आपके लिए क्लास 9th की फिजिक्स में सरल रेखीय गति के नियमों का, समीकरणों का निरूपण लेकर के आया। देखिए, आपकी जो पुस्तक है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार आपको गणितीय नियमों का जो निरूपण आपको दिया गया है, उसमें केवल और केवल ये करना है कि उसको ग्राफी विधि से कैसे बनाया जाता है, ग्राफी विधि से कैसे स्थापित किया जाता है, इस बात को ही स्पष्ट करना है। लेकिन जब तक आप उसे गणितीय विधि से बनाना नहीं सीखेंगे कि गणितीय विधि से उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, आपको पूरा उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। यद्यपि क्लास 11th में आपको 4 विधियों से सरल रेखीय गति के समीकरणों को स्थापित करना बताया जाता है। पहली विधि होती है गणितीय विधि, दूसरी विधि होती है ग्राफीय विधि, तीसरी विधि होती है कलन की विधि। तो इन 2-3 विधियों द्वारा आपको स्थापित करना सिखाया जाता है। अब टॉपिक है कि गणितीय विधि से गति के समीकरण। क्या करना आपको? गणितीय विधि से सरल रेखीय गति के समीकरण। तो आपको कल बता दिया गया था कि सरल रेखीय गति के जो समीकरण हैं वो 3 हैं। पहला है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन संकेतों का अर्थ आपको कल समझाया गया था कि इन संकेतों का अर्थ क्या है और इन संकेतों को हम किन किन चीज़ों को, जैसे आपको बताया गया था कि u को किसी भी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग माना जाता है, u को, v को अंतिम वेग माना जाता है, a को एक समान त्वरण माना जाता है, t को क्या माना जाता है, लिया गया समय, s को क्या माना जाता है, विस्थापन माना जाता है। तो आपको सारे संकेत स्पष्ट हो गए। अब इन समीकरणों को स्थापित करने की गणितीय विधि हम आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर की बात छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कंपटीशन में ऐसा नहीं पूछता है कि इनको ग्राफी विधि से स्थापित करिए, इनको गणितीय विधि से स्थापित करिए या इनको कलन की विधि से स्थापित करिए। इसमें ये बाउंडेशन नहीं होता है, आप किसी एक विधि से स्थापित कर सकते हैं। तो पहला काम हम करते हैं कि गणितीय विधि से गति के समीकरण की स्थापना। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया ये प्रथम समीकरण की चर्चा चल रही है, तो हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण की चर्चा क्या कर रहे हैं कि मान लिया किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग
प्रति सेकेंड है। एक समान त्वरण माने प्रति सेकेंड त्वरण ए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्मॉल टी समय में उसका वेग ज्ञात करना है। यह आपका प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, गति प्रारंभ के 1 सेकेंड बाद वेग, तो गति प्रारंभ के 1 सेकेंड बाद वेग ये बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग इसका कितना है, u है, और 1 सेकेंड में इसके वेग में वृद्धि कितनी हो रही है, a हो रही है, u प्लस a। फिर गति प्रारंभ के 2 सेकेंड बाद वेग क्या हो जाएगा, u प्लस, अब देखो यहां पर u प्लस a हो चुका है, इसमें प्लस a करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो u प्लस a, क्योंकि ये 1 सेकेंड पहले इसका वेग था, उसमें a और जुड़ा, तो क्या हो गया u प्लस 2a, या इसको ही मिटा करके लिख दो u प्लस 2a। ऐसे ही अगर 3 सेकेंड बाद देखा जाए तो u प्लस 3a, और अगर इसका अंतिम वेग v हो, 30 सेकेंड बाद इसका वेग बढ़ करके क्या हो जाए, v हो, तो 30 सेकेंड बाद वेग, गति प्रारंभ के 30 सेकेंड बाद वेग ये बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस a इंटू टी, क्योंकि देखो जब 1 सेकेंड बाद तो a इंटू 1, फिर u प्लस 2 सेकेंड बाद a इंटू 2a, 3 सेकेंड बाद u प्लस 3a। तो ऐसे क्या होता है, इनको आपको जोड़ते चला जाना है, तो t सेकेंड बाद क्या होता है, u प्लस a इंटू टी। अच्छा, अंतिम वेग हमने मान रखा है कि ये v है, तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस a इंटू टी। ये गति का प्रथम समीकरण है। एक बार फिर से ध्यान से आप देख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई गतिशील वस्तु है, उस गतिशील वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है। क्या है कि कोई गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वह स्मॉल u है। उस गतिशील वस्तु का एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में होने वाली वेग की वृद्धि। उस गतिशील वस्तु का एक समान त्वरण क्या है, उस गतिशील वस्तु का एक समान त्वरण है स्मॉल a। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि t समय बाद उसका वेग बढ़ करके v हो जाता है, तो u v u a और t के बीच संबंध स्थापित करिए। इसको ध्यान से फिर से एक बार देखिए। क्या लिख रहे हैं, ये गति का प्रथम समीकरण आप निकाल रहे हैं, सरल देखिए गति का। क्या है, हम मान लेते हैं कि मान लिया किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है। एक समान
त्वरण स्मॉल a है, स्मॉल t समय बाद वेग बढ़कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। ऐसी स्थिति है तो क्या करना है कि गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद वेग, 1 सेकेंड बाद वेग, ये बराबर क्या हो गया, u प्लस ए। यहीं से ध्यान देना है, गति प्रारंभ होने के 2 सेकेंड बाद वेग, तो क्या हो जाएगा, ये इसके 1 सेकेंड पहले का वेग है, उसी में a और जोड़ दीजिए, तो u प्लस ए बराबर क्या हो गया, u प्लस 2a। अब क्या करेंगे, गति प्रारंभ होने के 3 सेकेंड बाद वेग, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा u प्लस 2a, इसके गति प्रारंभ होने के पहले का वेग है और इसी में a जोड़ दीजिए, तो u प्लस 3a। अब गति प्रारंभ होने के कितने सेकंड बाद, स्मॉल t सेकंड बाद वेग अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये बराबर हो जाएगा u और प्लस a इंटू टी, या t इंटू ए कर दीजिए, जैसे देखिए जब 1 सेकंड था तो 1 गुणे a था, 2 सेकंड बाद था तो 2 गुणे a था, 3 सेकंड बाद था तो 3 गुणे a था, u में ये सब जुड़ा था। इसी तरीके से t सेकंड बाद होगा तो क्या होगा, t इंटू ए। आपने यहां मान रखा है t सेकंड बाद वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, v हो जाता है, तो v बराबर हो गया u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। ध्यान से देखिए कि कोई गतिशील वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, कोई गतिशील वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, स्मॉल u है। उस गतिशील वस्तु का जो त्वरण है, एक समान त्वरण है, उस गतिशील वस्तु का एक समान त्वरण स्मॉल a है। और क्या कह रहा है कि उस गतिशील वस्तु का एक समान त्वरण स्मॉल a है। फिर कह रहे हैं कि t समय बाद उसका वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। तो हम कैसे इसका समीकरण निकालेंगे, गति का प्रथम समीकरण कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद वेग, तो प्रारंभिक वेग कितना है, u है, 1 सेकेंड में वृद्धि कितनी हो रही है, a हो रही है, तो u प्लस a। ऐसे ही 2 सेकेंड बाद तो u प्लस a क्या है, 1 सेकेंड पहले वाला, और उसमें 1 सेकेंड में a की वृद्धि हुई तो u प्लस 2a हो गया, ऐसे u प्लस 3a हो गया। जब t सेकेंड बाद हम निकालते हैं तो देखते हैं कि जब 1 सेकेंड बाद निकाला था तो u प्लस a था, 2 सेकेंड बाद निकाला था u प्लस 2a हो गया था, 3 सेकेंड बाद निकाला था u प्लस 3a हो गया था, तो t सेकेंड बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस ta हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि चूंकि हमने मान रखा है कि इसका वेग स्मॉल t सेकेंड में बढ़ करके v हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, v बराबर u प्लस a। ये आपके गति का प्रथम समीकरण हो गया। अब इसके बाद आपका टॉपिक होता है कि सरल रेखीय गति का द्वितीय समीकरण, तो इसको कैसे निकाला जाता है आपको बता रहे हैं। सरल
रेखीय गति का द्वितीय समीकरण। अब सरल रेखीय गति का द्वितीय समीकरण कैसे हम निकालते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है। गतिशील वस्तु का अंतिम वेग स्मॉल v। एक समान त्वरण स्मॉल a है। स्मॉल t सेकेंड में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी s मीटर है। या यस है लिखिए, क्योंकि मात्रक लिखे नहीं जा रहे हैं ऊपर, यहाँ भी मात्रक में लिखे जाएंगे। सवाल जब आएगा तो मात्रक में अगर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर डालेंगे, मीटर होगा मीटर डालेंगे, किलोमीटर होगा किलोमीटर डालेंगे। अब क्या करते हैं कि गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद वेग ये बराबर हो गया u प्लस ए। v से 1 सेकेंड पहले वेग ये बराबर क्या हो गया v माइनस ए, क्योंकि 1 सेकेंड पहले का है और 1 सेकेंड बाद का है। तो औसत वेग ये बराबर हो गया u प्लस ए प्लस बी माइनस ए बाई 2। ए प्लस में है ए माइनस में है, कट जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस बी बाई 2। ऐसे गति प्रारंभ होने के 3 सेकेंड आप ले लीजिए, 3 सेकेंड बाद वेग याद है आपको u प्लस 3a। v से 3 सेकेंड पहले वेग ये बराबर क्या हो जाएगा v माइनस 3a। औसत वेग ये बराबर हो गया u प्लस 3a प्लस v माइनस 3a बटे 2 बराबर हो गया u प्लस v बाई 2। अब क्या करें, ऊपर से हम कुछ पार्ट को मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, तो क्या करते हैं हम देखते हैं कि संपूर्ण गति के दौरान
औसत वेग ये बराबर हो गया u प्लस वी बाई 2। तो क्या होगा, चली गई दूरी ये बराबर क्या होता है, औसत वेग और गुणे समय, बराबर हो गया u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और ये चली गई दूरी कितनी है, s है। तो क्या हुआ, हमने क्या लिखा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो क्या हो गया, अब हम क्या करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी के, यही मान यहां हम रख देते हैं। तो जब मान रखते हैं तो क्या होगा, मान रखने पर हो जाएगा कि s बराबर, वहां से देखो u प्लस ए टी, किसका मान रखा हमने, इस v का मान रखा, बाई 2 और इंटू टी। अब क्या होगा कि s बराबर, देखो यहाँ u प्लस u बराबर हो गया 2u बाई 2 और प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ टी से टी का गुणा होगा, तो सॉरी देखो यहाँ ये ब्रैकेट में बंद कर दो, नहीं तो छूट जाएगा। तो u प्लस u 2u बाई 2 और ये गुणा हुआ t, ये क्या हुआ ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर बाई 2, या क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट s बराबर यू टी, क्यों, देखो 2 से 2 कट गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तो गति के दूसरे समीकरण को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं कि कोई गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस गतिशील वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u है, वह गतिशील वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से चल रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि वह स्मॉल t समय में, अच्छा उसका अंतिम वेग कितना है, v है, वह स्मॉल t समय में s दूरी तय कर लेती है। तो हम क्या करते हैं कि गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग तो निकालते हैं, तो हो जाता है u प्लस स्मॉल a, और v से 1 सेकंड पहले वेग तो v माइनस स्मॉल a, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा समय बटा 2, तो प्रारंभिक वेग u प्लस a, अंतिम वेग u माइनस a, v माइनस a, दोनों को जोड़ा u प्लस वी बाई 2। तो हम किसी भी समय अंतराल पर ये जब निकालते हैं तो गति का औसत वेग, गतिशील वस्तु का जो औसत वेग आता है वह आता है u प्लस वी बाई 2 के। तो जब u प्लस वी बाई 2 आता है तो हम कहते हैं कि इस गतिशील वस्तु का जो औसत वेग है वह u प्लस वी बाई 2 ही है पूरे गति के दौरान। तो उस पूरे गति के दौरान गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई, अगर हमको दूरी ज्ञात करनी हो तो तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि औसत वेग गुणे समय, और तय की गई दूरी के लिए हमने बताया था कि ये s से निरूपित करेंगे, तो s बराबर हो गया u प्लस वी बाई 2 इंटू टी बराबर s के। अब हम क्या करते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से हमको पता है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। इस v बराबर u प्लस ए टी को हम यहाँ पर रख देते हैं, v का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, आगे गुणा भाग कर लेते हैं, तो आ जाता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। अब सरल रेखीय गति का तीसरा समीकरण, इसको आप पुरानी वीडियो से देख लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इस पार्ट को रिवाइज करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार ये 3 से 4 बार हो चुका है।
देखिए गति का तृतीय समीकरण या सरल रेखीय गति का तृतीय समीकरण। ये तीसरे समीकरण के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। तो सरल रेखीय गति के तृतीय समीकरण के लिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है? गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, ये प्रथम समीकरण है गति का। तो क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर u प्लस at का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, आपको सर्वसमीका पढ़ाई गई होगी, तो इधर आपका तो हो गया b वर्ग, तो यहाँ देखो सर्वसमीका लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। क्या करना है? इस फार्मूले पर इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u at, 2a का मान u और b का मान at, 2u at और प्लस at a स्क्वायर t स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात है कि इस पार्ट से हम 2a कॉमन ले लेंगे, यहां से और यहां से। तो 2a कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? तो यहां हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a हमने कॉमन लिया। तो जब यहां से 2a कॉमन लिया तो यहाँ 2a देखो, यहाँ 2 निकला, a निकला, तो बचा क्या? ut। लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं और हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो हम जब 2 को कॉमन ले रहे हैं और 2 है नहीं तो 1/2 कर देंगे। अच्छा, a तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या? a और t स्क्वायर। ध्यान देने की चीज है कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और गति के द्वितीय समीकरण से क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर मान रखने पर। तो जब मान रख दोगे तो यहां जब इसका मान s रख दोगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण हो गया। तो क्या करना है? सरल रेखीय गति के 3 समीकरण हैं और इन सरल रेखीय गति के तीनों समीकरणों को हमको गणितीय विधि से स्थापित करना सीखना है। पुरानी वीडियो में भी इसको बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ाया गया है, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं एक बार। इसमें गणितीय विधि से पहले समीकरण को निकालना, गणितीय विधि से दूसरे समीकरण को निकालना और गणितीय विधि से इस तीसरे समीकरण को निकालना। आज की कक्षा में ये तीनों समीकरण गणितीय विधि से निकालना आपको सिखा दिए गए हैं, और इन समीकरणों के सहारे आप अपने चैप्टर में दिए गए न्यूमेरिकल को आज से ही हल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आज के बाद आपको अगली कक्षा अगले हफ्ते में मिलेगी। तो इस संडे और छुट्टी के दरमियान आप क्या कर सकते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं
और हल करने के बाद आप हमको कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज डाल करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या इस चीज़ को पुनः समझाया जाए। अब इन गत के समीकरणों को हम दोबारा आपको ग्राफीय विधि से हल करना सिखाएंगे कि ग्राफीय विधि से गत के इन समीकरणों को कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो अगले कक्षा के लिए माने सोमवार को आपको अगली कक्षा मिलेगी। तब तक के लिए आपसे इतना ही कहना है कि आप न्यूमेरिकल को इन गत के समीकरणों पे सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। हल करके आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई या ये समझ में आ गई या सवाल लगा रहे थे तो ये क्वेश्चन हमारा हल नहीं हो रहा था। तो फिर हमारी आपकी मुलाकात अगली कक्षा में सोमवार को होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।